नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल बेस्ट एजुकेशन में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट बाल मनोविज्ञान से बहुत ही इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चंस। ये इसका पार्ट 5 है। इससे पहले हम 4 पार्ट ऑलरेडी बना चुके हैं। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो आप लोग हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के वो सारे के सारे वीडियोस देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। या फिर इस वीडियो के डिस्कशन बॉक्स में उनका लिंक आपको मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, 30 क्वेश्चंस होंगे और जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत हेल्पफुल हैं। चाहे आपका सी टेट हो, यूपी टेट, सुपर टेट, आर टेट, कोई भी टेट एग्ज़ाम हो, कोई भी टीचर से रिलेटिव एग्ज़ाम हो, उनमें ये क्वेश्चंस आपको रामबाण के रूप में मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो को पूरा देखें दोस्तों, ठीक है। और प्रयास अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें दोस्तों में। और अब आप लोग अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके दोस्तों, ठीक है। तो शुरू करते हैं। और आप लोग अगर इनका पीडीएफ फाइल, चारों वीडियोस का पीडीएफ फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो आप टेलीग्राम ऐप पे जाकर के बेस्ट एजुकेशन सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर आपको फ्री में पीडीएफ मिल जाएंगे इनके, देख, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। प्रश्न नंबर पहला देखते हैं। यहाँ से हमने पिछली वीडियो में क्वेश्चन ये रह गया था, इसमें थोड़ा सा समझाने के लिए थोड़ी उसमें रिकॉर्डिंग में थोड़ी मिस्टेक आ गई थी, तो इसलिए तो यहीं से स्टार्ट करेंगे दोस्तों, ठीक है। प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। प्रश्न नंबर पहला है हमारा, मनोविज्ञान के आधार पर व्यक्तित्व को किसने बांटा। तो यहाँ मनोविज्ञान के आधार पर बात हुई है, तो मनोविज्ञान के आधार पर व्यक्तित्व को जुंग ने बांटा है दोस्तों। किसने बांटा है? जुंग ने। पहला है अंतर्मुखी व्यक्तित्व, दूसरा है बहिर्मुखी व्यक्तित्व और तीसरा है उभयमुखी व्यक्तित्व, ठीक है दोस्तों। इनको इन्होंने कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा है व्यक्तित्व को दोस्तों, ठीक है। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला है अंतर्मुखी व्यक्तित्व, दूसरा है बहिर्मुखी व्यक्तित्व और तीसरा है उभयमुखी व्यक्तित्व, ठीक है दोस्तों। अंतर्मुखी व्यक्तित्व क्या होता है? तो अंतर्मुखी व्यक्तित्व वो होता है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व उन लोगों में होता है जो एकांत प्रिय होते हैं दोस्तों, ठीक है, जिनकी रुचि स्वयं में होती है, ठीक है। ऐसे लोग वैज्ञानिक, विचारक, महात्माओं का होता है ऐसा स्वभाव जो होता है व्यक्तित्व। ऐसे लोग बहुत ही अलग और शांत स्वभाव के होते हैं दोस्तों, ठीक है। बहिर्मुखी व्यक्तित्व, बहिर्मुखी व्यक्तित्व जो होता है, इस व्यक्तित्व के लोग जो होते हैं वो बाहरी जगत में विशेष रुचि लेते हैं, सामाजिक हो, है ना, सामाजिक कार्यों में रुचि लेते हैं, तो ये बहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है। उभयमुखी व्यक्तित्व जो होता है, ऐसे लोग होते हैं जिनमें ये दोनों ही गुण पाए जाते हैं दोस्तों, ठीक है, उभयमुखी में। तो मनोविज्ञान के आधार पर जुंग ने 3 प्रकार बताए, 3 भागों में बांटा, अंतर्मुखी व्यक्तित्व, बहिर्मुखी और उभयमुखी, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है हमारा, आर्मी अल्फा बुद्धि परीक्षण किस प्रकार का परीक्षण है। तो आर्मी अल्फा बुद्धि परीक्षण जो है वो सामूहिक बुद्धि परीक्षण है, एक समूह के द्वारा लिया जाता है। आर्मी हो या किसी सेना में जब भर्ती होती है तब उनको लिया जाता है। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी, इस परीक्षण की शुरुआत हुई थी वो अमेरिका में हुई थी दोस्तों। किस में हुई थी? अमेरिका में हुई थी। और कब हुई थी? तो ये हुई थी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, ठीक है, 1914 ईस्वी में। 1914 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी और अमेरिका ने लिया था ये टेस्ट, ठीक है दोस्तों। और आर्मी में जो सेना भर्ती होती है उसके लिए, ठीक है, उनके लिए कराया गया था। ये साक्षर लोगों के लिए था, ठीक है दोस्तों। तो आर्मी अल्फा बुद्धि परीक्षण कैसा है? तो ये सामूहिक बुद्धि परीक्षण है, एक समूह के द्वारा लिया जाता है, समूह में लिया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, औसत बालक की बुद्धि लब्धि सीमा है। तो औसत बालक की जो बुद्धि लब्धि सीमा होती है वो 90 से 109 के बीच होती है दोस्तों, ठीक है। ये टर्मन के हिसाब से है। किसके है? टर्मन। टर्मन ने जो बुद्धि लब्धि का जो श्रेणी बनाई है उसके हिसाब से है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, गिलफोर्ड ने कितनी मानसिक योग्यताओं के आधार पर बुद्धि की संरचना का वर्णन किया है। तो गिलफोर्ड ने कितनी मानसिक योग्यताओं के आधार पर बुद्धि संरचना का वर्णन किया है? तो वो 3 मानसिक
योग्यताओं के आधार पर वर्णन किया है दोस्तों। ठीक है, पहली है विषय वस्तु, जिसको उन्होंने 4 भागों में बांटा है। दूसरी है संक्रिया, जिसको उन्होंने 5 में, और तीसरी है उत्पाद। ठीक है, तो 3 भागों में इसको विभाजित किया है, विषय वस्तु, संक्रिया और उत्पाद। ठीक है दोस्तों, गिलफोर्ड के अनुसार मानसिक क्रियाओं में सम्मिलित कारकों की संख्या कितनी है? यह भी सवाल पूछा जाता है कभी कभी कि गिलफोर्ड के अनुसार मानसिक क्रियाओं में सम्मिलित कारकों की संख्या कितनी होती है। तो उसको निकालने का बहुत ही आसान तरीका है। विषय वस्तु को कितने में बांटा है इन्होंने? 4 में। ठीक है दोस्तों, संक्रिया को कितने में बांटा है? 5 में। और उत्पाद को कितने में बांटा है? 6 में। आप सबकी इसमें सबको एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 चौक 20 और 20 छिक्के 120। ठीक है, 6 दूनी 12 या 5 छिक 30 कर लीजिए और 3 चौक 12, 120 हो गया। ठीक है दोस्तों, तो 120 कारकों को बताया है इसमें। ठीक है, मानसिक क्रियाओं में सम्मिलित जो कारकों की संख्या है वो 120 बताई है गिलफोर्ड ने। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 5। वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करें। कमेंट आप लोगों के, कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए ही है दोस्तों। ठीक है, और अगर अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके दोस्तों। ठीक है, अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं हमारे चैनल के थ्रू। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो डिसलेक्सिया किससे संबंधित होता है? ये पठन विकार से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, जिन बच्चों के अंदर पठन विकार होगा वो डिसलेक्सिया बीमारी से पीड़ित होंगे दोस्तों। ठीक है, जिन बच्चों में डिसलेक्सिया पाया जाता है वो पढ़ने में बहुत ही अक्षम महसूस करते हैं, अपने आप को कठिनाई महसूस करते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ को अगर आप पाठ को पढ़वाएंगे तो वो गलत पढ़ेगा। ठीक है, जैसे हमने उसको पढ़वाया वाज, है ना, तो अगर हम वाज को पढ़वाएंगे तो वो 100 पढ़ेगा, उल्टा पढ़ेगा उसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 6। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। निःशक्त, इसके अंदर सभी प्रकार के बच्चे आ जाते हैं। आपका चाहे आपका दिव्यांग हो, चाहे आपका मंदबुद्धि हो, या फिर गरीबी रेखा के हों, कोई भी जैसे भी बच्चे हों, सभी इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसी शिक्षा का जो प्रावधान किया जा सकता है वो समावेशी शिक्षा में किया जाता है। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य ये है कि जो सभी प्रकार के बच्चे एक साथ एक ही छत के नीचे शिक्षा ग्रहण करें, चाहे आपका विकलांग हो, चाहे आपका मंदबुद्धि हो, चाहे आपका कमज़ोर वर्ग के छात्र हों, तो सभी को समावेशी शिक्षा के तहत ही शिक्षा देने का प्रावधान है। ठीक है दोस्तों, तो निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है तो वो समावेशी शिक्षा के द्वारा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, बाल्यावस्था में बालक का व्यक्तित्व होता है। तो बाल्यावस्था में बालक का जो व्यक्तित्व होता है वो बहिर्मुखी होता है। ठीक है, वो बाहरी रचनाओं में बहुत ज़्यादा रुचि लेता है दोस्तों। ठीक है, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में रुचि लेगा, है ना, तो वो बहुत ही जैसे राजनीति बहिर्मुखी वाले राजनीतिक हो गए बनते हैं, सामाजिक सेवाओं में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। तो जो बाहरी जगत की जो विशेष रुचि लेता है उन बाहरी जगत में। ठीक है दोस्तों, तो बहिर्मुखी व्यक्तित्व होते हैं बाल्यावस्था में। ठीक है दोस्तों, बाल्यावस्था में बालक का व्यक्तित्व कैसा होता है? बहिर्मुखी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना कब से प्रारंभ हुई? तो उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना जो हुई थी वो 5 अक्टूबर 1981 से लागू है, प्रभावी है। ठीक है, राज्य में। ठीक है दोस्तों, 5 अक्टूबर 1981 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 9। मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वह 4-5 वर्षों में बन जाता है। ये किसने कहा था? ये किसकी डेफिनेशन है? मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वह 4-5 वर्षों में बन जाता है, तो ये फ्रायड महोदय ने कहा था। ये उन्हीं की डेफिनेशन है। आप इसको BBIP में लगा लीजिए, ये डेफिनेशन कई बार रिपीट हुई है और पूछी गई है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 10। बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, किसने कहा? ये कथन किसका है? बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल है, किसने कहा है? तो ये कॉल एवं ब्रूस ने कहा है दोस्तों। किसने कहा है? कॉल एवं ब्रूस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 11। बालक के हाथ, पैर और नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं, किसने कहा? ये कथन किसका है? बालक के हाथ, पैर और नेत्र उसके प्रारंभिक शिक्षक होते हैं,
तो ये कहा था रूसो ने। किसने कहा था? रूसो ने। क्योंकि बच्चा जो कुछ भी सीखता है हाथ, पैर और नेत्र इनके द्वारा ही क्रियाएं करता है बचपन में, और इनके द्वारा ही वो सीखता है और आगे डेवलप होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये किसने कहा था? रूसो ने। बहुत ही ये भी इम्पोर्टेंट परिभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 12, प्रबलन या फिर प्रबलन या पुनर्वलन का सिद्धांत किसने दिया? तो प्रबलन या पुनर्वलन का जो सिद्धांत दिया है वो हल ने दिया है दोस्तों। किसने दिया है? हल ने। कब दिया था? 1915 ईस्वी में। ठीक है, 1915 में। तो पुनर्वलन का सिद्धांत किसने दिया है? हल ने। प्रबलन का हल ने। ये इसी के दो नाम हैं दोस्तों, एक ही सिद्धांत के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 13, संरचनावाद संप्रदाय के जनक हैं। तो संरचनावाद संप्रदाय के जो जनक हैं वो विलियम वुंट हैं दोस्तों। कौन है? विलियम वुंट। और कब दिया था इन्होंने? इसका जो प्रतिपादन हुआ था वो 1879 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। ठीक है, 1879 में। ठीक है, संरचनावाद संप्रदाय के जनक कौन है? विलियम वुंट। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट जरूर करें, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 14, मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय के जनक हैं। तो मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय के जनक हैं सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्राइड ने मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत भी दिया है, जिसमें उन्होंने 5 अवस्थाओं का वर्णन किया है दोस्तों। ठीक है, तो मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय के जनक कौन है? सिगमंड फ्राइड। और ये कब इसकी नींव रखी गई? तो ये रखी 1900 में। ठीक है, सन 1900 में। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 15, विकासात्मक या संज्ञानात्मक संप्रदाय के जनक हैं। तो विकासात्मक या संज्ञानात्मक संप्रदाय के जनक जीन पियाजे हैं दोस्तों। ठीक है, जीन पियाजे कहाँ के थे? स्विट्जरलैंड की। ठीक है, उन्होंने क्या किया? उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, जिसमें उन्होंने 4 अवस्थाएं बताई। ठीक है, संवेदी प्रेरक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और अमूर्त संक्रियात्मक। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 16, संबंधवाद के जनक कौन है? तो संबंधवाद के जो जनक हैं वो थॉर्नडाइक हैं। कौन है दोस्तों? थॉर्नडाइक। ठीक है, थॉर्नडाइक को संबंधवाद का जनक कहा जाता है। और कब दिया इन्होंने? 1913 में। ठीक है, 1913 में इसका जन्म हुआ था। ठीक है दोस्तों, संबंधवाद का। तो संबंधवाद के जनक कौन है? थॉर्नडाइक। इन्होंने बॉन्ड थ्योरी भी दी है दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 17, स्कीमा क्या है? स्कीमा क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है सीटेट की दृष्टि से। ठीक है, क्योंकि सीटेट में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। ठीक है, स्कीमा क्या है? तो स्कीमा छोटे छोटे बच्चों की क्रियाएं मस्तिष्क से जुड़ी रहती हैं, स्कीमा कहलाती हैं। छोटे छोटे बच्चों की जो भी क्रियाएं होती हैं वो मस्तिष्क से जुड़ी रहती हैं, स्कीमा कहलाती हैं वो। ये किसने कहा है? ये जीन पियाजे ने कहा था दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 18, मनोवैज्ञानिक गैने ने अधिगम के कितने प्रकार बताए? तो मनोवैज्ञानिक गैने ने अधिगम सोपानकी के कितने प्रकार बताए हैं? तो वो 8 प्रकार बताए हैं दोस्तों। कितने बताए हैं? 8 प्रकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 19, आरएस थ्योरी के जनक कौन है? तो आरएस थ्योरी के जो जनक हैं वो स्किनर हैं। कौन है दोस्तों? स्किनर। ठीक है, आरएस थ्योरी के जनक स्किनर हैं। कौन है? स्किनर। अब इसमें आर क्या है, एस क्या है, वो भी देख लीजिए। आर होता है हमारा रिस्पॉन्स, अनुक्रिया। ठीक है, और एस होता है हमारा स्टिमुलस, उद्दीपन। ठीक है, उद्दीपन एक भोजन हो सकता है, अनुक्रिया एक्टिविटी। ठीक है, इन्होंने क्या अपने सिद्धांत में चूहों से पहले इन्होंने अनुक्रिया कराई, फिर भोजन प्राप्त हुआ। ठीक है, पहले चूहों ने अनुक्रिया की, फिर उनको भोजन प्राप्त हुआ दोस्तों। ठीक है, आर क्या है? रिस्पॉन्स, अनुक्रिया, और एस क्या है? स्टिमुलस, उद्दीपन। ठीक है दोस्तों, तो आर एस थ्योरी के जनक कौन है? स्किनर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 20, प्रश्न नंबर 20 है हमारा, एस आर थ्योरी के जनक कौन है? एस आर थ्योरी, तो यहाँ पर कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है, वो आर एस है। ठीक है, और ये एस आर है। ठीक है, एस आर थ्योरी के जनक थॉर्नडाइक। कौन है? थॉर्नडाइक। ठीक है, एस मतलब स्टिमुलस, उद्दीपन, और आर मतलब रिस्पॉन्स। इन्होंने पहले उद्दीपन मतलब इसमें इन्होंने पहले भोजन दिखाया, उसके बाद अनुक्रिया कराई। किससे? बिल्ली से। ठीक है दोस्तों, बिल्ली को एक पिंजड़े में बंद कर दिया, और इन्होंने उस पिंजड़े की गेट के सामने क्या रख दिया?
उद्दीपन रख दिया, भोजन रख दिया, मछली रख दी, ठीक है, मछली थी। और फिर उसके बाद इन्होंने अनुक्रिया कराई बिल्ली से। बिल्ली भोजन को देखती है, फिर वो अनुक्रिया करती है, और ऐसे करके उसका जो पंजा होता है वो उस बटन पे पड़ जाता है और गेट खुल जाता है। इसी क्रिया को बार बार दोहराते हैं और वो सीख जाती है बिल्ली, ठीक है दोस्तों। तो आर एस थ्योरी के स्किनर और एसआर थ्योरी के जनक थॉर्नडाइक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 21। डिसकैलकुलिया किससे संबंधित है? तो यहाँ डिसलेक्सिया लिख गया है, इसको काट देते हैं हम, ठीक है, ये नहीं है, डिसकैलकुलिया है। तो डिसकैलकुलिया किससे संबंधित है? तो ये गणितीय विकार से संबंधित है दोस्तों, ठीक है। डिसकैलकुलिया, इसमें कैलकुलिया आ रहा है, ठीक है, और कैलकुलेटर कैलकुलिया। कैलकुलेटर से क्या करते हैं? गणित की संगणनाएं करते हैं, जोड़ घटाना करते हैं, तो वो गणित से ही संबंधित है दोस्तों। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो डिसकैलकुलिया किससे संबंधित है? गणितीय विकार से, ठीक है। डिसकैलकुलिया जिस बच्चे में पाया जाएगा वो गणितीय विकार से पूर्णतः ग्रसित होगा दोस्तों, ठीक है। वो गणित में बहुत ही कमज़ोर होगा, गणित की संगणनाएं उसे ठीक से नहीं होंगी, जोड़ घटाव में प्रॉब्लम करेगा, स्थानीय मान पूछोगे उसको, स्थानीय मान की स्थानों की नॉलेज नहीं होगी, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 22। डिस्ग्राफिया किससे संबंधित है? डिस्ग्राफिया इन जितनी भी ये अक्षमताएं हैं, इनसे आपको 2 क्वेश्चन सीटेट में देखने के लिए 100% मिलेंगे। 2 क्वेश्चन सीटेट में लिख के दे रहा हूँ, ठीक है, 100% आपको इनसे मिलेंगे। ये हर बार परीक्षा में पूछी जाती है, चाहे आपका कभी गणित के जो सेक्शन होता है उसमें पूछ लेगा, चाहे आपका उसमें मनोविज्ञान में पूछ लेगा, ठीक है। तो इसमें 2 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं। तो डिस्ग्राफिया किससे संबंधित है? ये लेखन विकार से संबंधित है दोस्तों। याद कैसे रखेंगे इसको? ग्राफिया, ग्राफ की बात हो रही है। ग्राफ क्या करते हैं? ग्राफ हम पेंसिल से खींचते हैं, कोई भी चीज़ बनाएंगे तो हम पेंसिल से ग्राफ करेंगे, खींचेंगे उसको, है ना। तो लेखन मतलब लिखने से संबंधित, ठीक है दोस्तों। तो डिस्ग्राफिया किससे संबंधित है? लेखन विकार से संबंधित है। लिखने में प्रॉब्लम होगी बच्चे के लिए अगर इसके अंदर ये डिस्ग्राफिया पाया जाएगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 23। लड़कों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो लड़कों में ओडिपस ग्रंथि पाई जाती है। ये किसने बताया था? ये फ्राइड महोदय ने बताया था, सिगमंड फ्राइड ने, कि लड़कों में ओडिपस ग्रंथि पाई जाती है, जिसके कारण बच्चे जो होते हैं वो मातृ प्रेम करते हैं, अपनी माता से बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 24। लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो लड़कियों में इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है, इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि पाई जाती है, जो कि पितृ प्रेम को दर्शाती है। मतलब लड़कियां जो होंगी इस ग्रंथि के कारण अपने पिता से बहुत लगाव रखेंगी, पिता से बहुत प्यार करेंगी, ठीक है दोस्तों। तो लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? इलेक्ट्रा ग्रंथि, ठीक है। और लड़कों में कौन सी पाई जाती है? ओडिपस ग्रंथि। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 25। साइकोलॉजी किस प्राचीन भाषा का शब्द है? तो साइकोलॉजी किस प्राचीन भाषा का शब्द है? तो ये यूनानी भाषा का शब्द है दोस्तों। किसका है? यूनानी भाषा का। साइकोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर के बनता है, साइको प्लस लोगस, ठीक है। साइको का मतलब होता है आत्मा और लोगस का मतलब होता है अध्ययन, तो इसको हम बोल सकते हैं आत्मा का अध्ययन, ठीक है दोस्तों। साइकोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर के बना होता है। तो साइकोलॉजी शब्द किस प्राचीन भाषा का शब्द है? तो ये यूनानी भाषा का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 26। सामान्य बुद्धि में बालक प्राय किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं? सामान्य बुद्धि वाले बालक, इसमें गलत टाइप हो गया। तो सामान्य बुद्धि वाले बालक प्राय किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं? तो वो 11 माह की अवस्था में बोलना सीख जाते हैं दोस्तों, जिनकी बुद्धि सामान्य होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 27। भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया दोस्तों? तो भाषा विकास का जो सिद्धांत दिया वो चॉम्स्की महोदय ने दिया था, ठीक है। किसने दिया था? चॉम्स्की महोदय ने। मनोवैज्ञानिक पावलोव और स्किनर ने कहा कि अभ्यास, नकल व रटने से भाषा की क्षमता प्राप्त होती है। मतलब स्किनर ने बताया, स्किनर और पावलोव का मानना था कि बच्चों में जो भाषा का विकास होता है वो अभ्यास से, नकल से व रटने से होता है, रटने की क्षमता से प्राप्त होता है।
भाषा जो होती है, ठीक है। लेकिन चॉम्स्की ने 1959 में, कब, 1959 में अपने रिव्यू ऑफ स्किनर वर्बल बिहेवियर द्वारा व्यवहारवाद की बुनियाद को हिला के रख दिया। उन्होंने तर्क देते हुए कहा कि भाषिक क्षमता जो होती है वो जन्मजात होती है, ठीक है। बच्चे जब पैदा होते हैं तो वो भाषा के साथ ही पैदा होते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर ऐसा नहीं होता तो भाषिक व्यवस्था को सीखने की प्रवृत्ति संभव ही नहीं होती। ये चॉम्स्की महोदय का मानना था। चॉम्स्की ने कहा था ये कि बच्चे जो होते हैं वो भाषा के साथ ही पैदा होते हैं दोस्तों, ठीक है। तो भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया? चॉम्स्की ने, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 28। बाल अंतर्बोध परीक्षण, ध्यान से देखिएगा, बाल अंतर्बोध परीक्षण, इसको हम कैट परीक्षण भी बोलते हैं, ठीक है, विधि के प्रतिपादक हैं। तो बाल अंतर्बोध परीक्षण कैट, इसको कैट भी बोल देते हैं, एक टैट होता है एक कैट होता है, ठीक है। तो बाल अंतर्बोध परीक्षण के प्रतिपादक लियोपोल्ड बेलक हैं। कौन है दोस्तों? लियोपोल्ड बेलक। और इन्होंने ये जो परीक्षण है ये 3 से 10 वर्ष तक के बच्चों पर उपयोगी है, ठीक है दोस्तों। 3 से 10 वर्ष के बच्चों पर उपयोगी होता है ये परीक्षण, ठीक है दोस्तों। तो बाल अंतर्बोध परीक्षण के प्रतिपादक लियोपोल्ड बेलक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण ITBP विधि के प्रतिपादक हैं। तो रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण के प्रतिपादक हरमन रोरसा हैं दोस्तों। कौन है? हरमन रोरसा, ठीक है। इसका जो प्रतिपादन किया था वो हरमन रोरसा ने किया था। कब किया था? 1921 ईस्वी में, ठीक है, 1921 ईस्वी में किया था। और हरमन रोरसा कहाँ के निवासी थे? तो ये स्विट्जरलैंड के निवासी थे दोस्तों, ठीक है। और रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण में कितने कार्डों का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें 10 कार्डों का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, ठीक है। 5 कार्डों पर काले व सफ़ेद धब्बे मिलेंगे आपको, और 5 कार्डों पर विभिन्न रंगों के धब्बे मिलेंगे। और ये जो प्रयोग होता है, ये जो परीक्षण होता है, ये 14 वर्ष से ऊपर के बच्चों पे होता है दोस्तों, ठीक है। 14 वर्ष से अधिक आयु वाले बच्चे होते हैं उन पे किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 30 और इस वीडियो का लास्ट, ठीक है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, आप लोग इनको ध्यान से देखिएगा पूरा का पूरा, ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 30 है, मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक हैं। तो मॉन्टेसरी विधि के जो प्रतिपादक हैं वो मैडम मारिया मॉन्टेसरी हैं दोस्तों, ठीक है, मैडम मारिया मॉन्टेसरी। इन्होंने खेल में शिक्षा दी जानी चाहिए, ऐसा इनका विचार था, ठीक है। और इनके अनुसार भाषा शिक्षण लिखने से प्रारंभ होना चाहिए। इन्होंने बताया कि पहले बच्चे को लिखाइए फिर उसके बाद पढ़वाइए, ठीक है दोस्तों। तो ये थे मोस्ट 30 क्वेश्चंस, आप लोग इनको ज़रूर तैयार करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। और अगर हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें दोस्तों में। और अब तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे कि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके दोस्तों, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। और इनका PDF फाइल चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको इनकी फ्री में PDF फाइल मिल जाएंगे दोस्तों, ठीक है। और अगर आप लोग सामान्य ज्ञान की तैयारी करना चाहते हैं तो उनके भी आपको वीडियो अपलोड होते रहते हैं, तो उनको भी तैयार कीजिएगा, जिसमें 12 पार्ट में करा चुका हूँ दोस्तों, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।